मैं रेनू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टैक्स सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सेक्शन 16 ऑफ CGST एक्ट, जो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बताता है। उसके हम अपडेटेड रूल्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रूल रहेंगे इसके 36 एंड 37। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हमने डिस्कस किया था सेक्शन 16, जो हमें एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस के बारे में बताता है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने लास्ट सेशन में क्या देखा था? लास्ट सेशन में देखा था हमने सेक्शन 16 कहता है हमें एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है, एक्सेप्ट कंपोजिशन डीलर। कंपोजिशन डीलर को जो है आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है। सभी रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। जो भी उन्होंने कोई भी गुड्स और सर्विसेज परचेज करी है जिस पे उन्होंने जीएसटी पे किया है उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और उसने कोई अदर टैक्सेस पे किए हैं, जैसे कि उसने सर्विस टैक्स पे किया है, एक्साइज टैक्स पे किया है या कोई सेंट्रल टैक्स पे किया है, उनका उन्हें आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिस पर भी उन्होंने जीएसटी पे किया है केवल उसी का वो है आईटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें हमने 4 सबसेक्शन देखा था। सबसेक्शन 1 हमें कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल subject to such conditions and restriction may be prescribed in manner specified in section 49 shall be entitled to take input tax credit on any goods, any supply of goods or services both to him which are used to intended to be used in furtherance of his business। अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने कुछ ऐसी गुड्स और सर्विसेज परचेज करी हैं वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकता है। एज पर सेक्शन 49 उसका जो है क्रेडिट लेजर में शो करेगा और उसको वो यूटिलाइज कर सकता है। सबसेक्शन 2 हमें कहता था कि क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट होगी। उसके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स रिसीव हो गई एक्चुअल में और उन्होंने रिटर्न फाइल कर दी हो। ये कुछ कंडीशंस थी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। सेक्शन 3 में हमने देखा था अगर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है किसी कैपिटल गुड पे तो हम उसका जो है आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। और सेक्शन 4 हमें बताता था कि क्या टाइम पीरियड रहेगा। जो हमने एज पर सेक्शन 39 जो हमें रिटर्न फाइल करनी है जीएसटीआर 3B, तो उसकी क्या टाइम पीरियड रहेगा। किसी भी फाइनेंशियल ईयर का सितंबर मंथ, नेक्स्ट सितंबर, एंड ऑफ द सितंबर मंथ उसकी जो डेट रहती है, और या फिर एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। ये हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने की टाइम पीरियड है। कितने टाइम पीरियड तक हम उस आईटीसी को अवेल कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं रूल 36 हमें क्या कहता है। रूल 36 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। रूल 36 क्या कहता है हमें? रूल 36 ऑफ सीजीएसटी डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट फॉर क्लेमिंग आईटीसी। आईटीसी को क्लेम करने के लिए क्या क्या हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी। The input tax credit shall be availed by a registered person including the input service distributor on the basis of the following documents। सभी रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए, इंक्लूडिंग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर भी जो है आईटीसी का बेनिफिट ले पाता है। An invoice issued by the supplier of goods or services are both in accordance with the provision of section 31। section 31 हमें टैक्स इनवॉइस के बारे में बात करता है। सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है इनवॉइस होना चाहिए। An invoice issued in accordance with the provision of clause F of section 3 of section 31 subject to the payment of such tax। section 31 का section 3 हमें कहता है कि क्या कहता है। सेक्शन 31 हमें, मैं आपके लिए एक बार रीड कर देती हूँ। सेक्शन 31(3) हमें क्या कहता है। सेक्शन 31(3) हमें टैक्स इनवॉइस एंड इट्स कंपोनेंट के बारे में बताता है कि उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए।
जब हम सेक्शन 31 कवर करेंगे तो मैं आपको डिटेल में इसका बताऊंगी कि क्या क्या है हमारे पास होने चाहिए। अब हम बात करते हैं डेबिट नोट इशूड बाय द सप्लायर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 34। सेक्शन 34 हमें डेबिट नोट्स के बारे में बात करता है। डेबिट नोट होना चाहिए या तो उसके पास, या बिल ऑफ एंट्री और एनी सिमिलर डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब अंडर कस्टम एक्ट। कस्टम एक्ट के अकॉर्डिंग उसके पास बिल ऑफ एंट्री होनी चाहिए, और रूल्स अंडर देयर फॉर द असेसमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स और इम्पोर्ट्स। An input service distributor invoice or input service distributor credit note or any document issued by an input service distributor in accordance with the provision of sub-rule 1 of rule 54 के अकॉर्डिंग उसके पास होना चाहिए। रूल 2 क्या कहता है हमें? सब रूल 2, input tax credit shall be availed by the registered person only if all the applicable particulars are specified in provision of chapter 6 are contained in the said documents and relevant information as contained in the said documents is furnished in GSTR 2A by such person। GSTR 2A में कब आएगी? अगर हमने अपनी GSTR 1 को फाइल किया है तो काउंटर पार्टी के GSTR 2 में वो जो है शो करेंगे, तभी हम जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले पाएंगे। इसके प्रोविजन में क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट इफ द सैड डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन ऑल स्पेसिफाइड पर्टिकुलर बट कंटेन्स द डिटेल ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, total value of supply of goods and services, both GST and number of supplier and the recipient and place of supply in case of interstate supply, input tax credit may be availed by such person। इसके प्रोविजन में कहा गया है कि जो भी आपका इनवॉइस है उसके अंदर ये डिटेल्स जो है मैंडेटरी मेंशन होने चाहिए। टैक्स क्या चार्ज किया है, क्या गुड्स एंड सर्विसेज हमने दिए हैं उसको, और GST नंबर जो है सप्लायर और रेसिपिएंट का जो करेक्ट होना चाहिए, तभी वो आईटीसी का बेनिफिट ले पाएगा। क्यों? क्योंकि तभी ये डिटेल्स अगर करेक्ट होगी, जीएसटी नंबर करेक्ट होगा, तभी वो काउंटर पार्टी के जीएसटीआर 2 में शो करेगी। सब रूल 3 क्या कहता है? सब रूल 3 कहता है नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन in respect of any tax that has been paid in presence of any order where any demand has been confirmed on account of fraud, willful statement और separation of fact। इसमें क्या कहता है? आईटीसी आपको तब तक इनकम नहीं मिलेगा अगर ऑफिसर ने आपको कोई डिमांड के जरिए डिमांड जारी कराया है, या उसको पता चलता है आपने फ्रॉड या मिस स्टेटमेंट के द्वारा ये सेपरेशन ऑफ फैक्ट किया है, तो इस तरह का जो है आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। सब रूल 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका रूल है, और इस रूल में काफी बार चेंजेस आए हैं। सब रूल 4 क्या कहता है? सब रूल 4 कहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन in respect of invoices or debit notes the detail on which has not been furnished by the supplier under subsection 1 of section 37 in form GSTR 1 for using the invoice furnishing facility shall not exceed 5% for eligible credit available in respect of invoice debit notes in detail which has been furnished by the supplier under subsection 1 of section 37। इसमें कह रहा है आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट तभी ले पाएंगे अगर काउंटर पार्टी ने जीएसटीआर 1 फाइल करी है, जीएसटीआर 1 फाइल करी हो, या आईएफएफ की फंड के द्वारा आपके जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे, तभी वो है काउंटर पार्टी आईटीसी का बेनिफिट ले पाएगी। और ये 5% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। जो 2A में आपके रिफ्लेक्ट हो रहा है ना आईटीसी, उससे 5% एक्सीड नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे। पहले नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 49 2019 में, कि आप जो है टोटल 20% एक्सीड करके अपना आईटीसी ले सकते हैं। जो 2A में शो कर रहा है, 2A के अलावा आप 20% और एक्सीड कर सकते हैं।
फिर नोटिफिकेशन हमारे पास 75 2019 में आती है, उसमें कहा जाता है 20% इंस्टेड ऑफ 20% आप अब 10% ही आईटीसी का बेनिफिट ले पाएंगे, एडिशनल आईटीसी का बेनिफिट ले पाएंगे, जो कि रजिस्टर्ड पर्सन के जीएसटीआर 2A में शो कर रहा है, उसका आप 10% ही एक्सीड कर पाएंगे। अब नोटिफिकेशन आती है, नोटिफिकेशन नंबर 94 2020 में नोटिफिकेशन आती है, और ये कहता है कि अब आप जो है जितना भी आपका जीएसटीआर 2A में आईटीसी आ रहा है उसका प्रोविजनली आप 5% एक्सीड और ले सकते हैं, इससे ज्यादा आपको जो है आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप सपोज आपकी इस तरीके से जो है आप आईटीसी का बेनिफिट ले पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है फ्रेंड्स। अब इसमें क्या है, एट प्रेजेंट इसमें प्रोविजो ऐड किया गया, प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच कंडीशन शैल क्यूमुलेटिव फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल मई एंड जून। हमें पता है जीएसटी ड्यू टू कोविड की सिचुएशन की वजह से हमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया था, हमारे जीएसटी 3B और 1 के लिए डेट को एक्सटेंड किया गया था, तो इसमें 36(4) में प्रोविजो ऐड किया गया है। इस प्रोविजो के अकॉर्डिंग आप जो है अप्रैल मई और जून 2020-21 का क्यूमुलेटिव फिगर में जो है आईटीसी ले पाएंगे। ये हमें नोटिफिकेशन के द्वारा चेंज बताया गया था। मैं आपके रीड कर देती हूँ। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच कंडीशन शैल अप्लाई क्यूमुलेटिव फॉर द पीरियड अप्रैल मई एंड जून 2021 एंड द रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर द टैक्स पीरियड जून 2020 और द क्वार्टर एंडिंग June 21, as the case may be, shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for said month in accordance with the condition of above। ये हमें न्यू जो हमारी नोटिफिकेशन आई थी उसको अपडेट करने के बाद मैंने आपके साथ ये रूल शेयर किया। अब हम शेयर करते हैं रूल आपके साथ 37। रूल 37 क्या कहता है, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अगर मान लीजिए आपने किसी को सेल किया है और आपके पास आपने कोई परचेज ली है, सेल सप्लायर हो या रेसिपिएंट हो, जिसकी भी जो है अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, नॉन पेमेंट ऑफ में आपको आईटीसी जो है रिवर्सल करना पड़ेगा, क्योंकि एक के लिए परचेज होती है, दूसरे के लिए सेल होती है, एक ने सेल करी तो काउंटर पार्टी के लिए वो परचेज होगी। तो ये रूल हम इसमें शेयर करने वाले हैं। द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन एनी इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ बट फेल्स टू पे द सप्लायर देयर ऑफ, इसने सप्लायर को पेमेंट नहीं करी, द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई अलोंग विद द टैक्स payable thereon with the time limit specified in second proviso of subsection 2 of 16 shall furnish the detail of such supply to amount of value not paid and amount of input tax credit availed or proportionate to the such amount not paid to the supplier in GSTR 2A for the month immediately the following 180 days from the date of issue of invoice। अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया उसके 180 डेज में आपको पेमेंट रिसीव नहीं होती, दैट मीन 6 मंथ तक आपको पेमेंट रिसीव नहीं होती है, तो आपको आईटीसी रिवर्स करना होगा विद इंटरेस्ट। और वो जो है आपको आईटीसी रिवर्स किस तरीके से करना है, वो आपकी जो है टैक्स लायबिलिटी आपके आउटपुट टैक्स में इंक्लूड हो जाएगी और आपको उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड करके उसकी पेमेंट करनी होगी, और आप उसका अवेल कर सकते हैं उस आईटीसी को। जब आपके पास पेमेंट रिसीव हो जाती है तो आपको आप उसे दोबारा से क्लेम कर सकते हैं एज पर सेक्शन 37 रूल 37। रूल 37(2) हमें कहता है द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स रेफर्ड इन सब रूल 1 शैल बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द मंथ इन विच द डिटेल्स आर फर्निश्ड। सब रूल 3 क्या कहता है, रूल 37 का the registered person shall be liable to pay interest at the rate of notified under section 1 subsection 1 और section 50 के अकॉर्डिंग उसको 18% इंटरेस्ट ऐड करना होगा for the period starting from the date of availing credit
on such supplier till the date when the amount added to the output tax liability as mentioned in Subrule 2 is paid. The time limit specified in Section 4 of Section 16 shall not be applied to reclaiming, availing of any credit in accordance with the provisions of the Act or provision of this chapter that has been reversed earlier. जो हमने ITC रिवर्स किया है उसको रिक्रेडिट करने के लिए जो हमने सेक्शन 16 की सबसेक्शन 4 में जो हमने लिमिटेशंस पढ़ी वो लिमिटेशन इस पे एप्लीकेबल नहीं होगी। आई होप फ्रेंड्स आपको सेक्शन 16 भी समझ में आया है, इसके रूल्स भी आपको क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स अपने जीएसटी में नॉलेज को इन्हांस करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।